मैं आपके साथ अंबुजा का। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। उन्हीं सीटों पर मल्लहनी भी आती है, जो पूर्वांचल के मिनी मुख्यमंत्री कहे जाने वाले पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हुई। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने लकी यादव को टिकट देकर इस किले को बचाने का दायित्व उनको दिया है। वहीं बीजेपी ने मनोज सिंह को टिकट देकर इस सीट को हथियाने का पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है। वहीं निर्दलीय धनंजय सिंह, जो जौनपुर के एक सांसद रह चुके हैं, वो अपनी तरीके से पूरी तरीके से जोर शोर पे लगे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम निषाद लोटन जी, जो समाजवादी के प्रदेश पिछड़े वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो बातचीत करने के लिए उपस्थित है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि वो एक पिछड़े वर्ग के नेता कहे जाते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो मल्लहनी चुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, जो मल्लहनी विधानसभा का उपचुनाव जो हो रहा है, स्थितियां दिनों दिन जो है कि परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं 25 तारीख से लगातार जो है कि विभिन्न गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क करने का, चौपाल लगाने का काम कर रहे हैं। पहले आया तो स्थितियां कुछ दूसरे ढंग की थी। ये था कि समाजवादी पार्टी जीत की तरफ अग्रसर थी, लेकिन जो मायावती का बयान ये आ गया कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, जिससे दलित वर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग भी समाजवादी पार्टी के साथ तेजी के साथ जुड़ा है। अति पिछड़े वर्ग की जो जातियां, चाहे वो निषाद मल्लाह केवट बिंद हो, चाहे लोहार कुहार सुनार हो, चाहे तेली तमोली बरई बारी हो, राजभर चौहान हो, चाहे पसमानदा समाज की जातियां हैं, मजबूती के साथ जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ती जा रही है। यहाँ पर एक षड्यंत्र बहुत बड़ा हो रहा है। मुझे बहुत जगहों पर देखने में शिकायतें मिली कि किसी ग्राम पंचायत में 1200 वोट है तो 200 वोट जो है कि जिलाधिकारी के माध्यम से जो है कि काट दिया गया है। किसी घर में 25 मतदाता है तो 13 लोगों की पर्ची ही गायब है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब कल भी आए थे यहाँ पर सिकरारा में रैली किए और 10 दिन पहले भी रैली किए थे, और उन्होंने अधिकारियों को हड़काते हुए, डराते हुए कहे थे कि मल्लहनी की सीट हमें हर हाल में जीतना है, तुम लोगों को जिता करके देना है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेषकर गुंडों के शरणदाता योगी आदित्यनाथ गुंडई की बदौलत दहशत की भावना कायम करके अधिकारियों के सहयोग से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता योगी के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत और विशेषकर अति पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा के छल कपट, झूठ फरेब को भली भांति जान गए, उनकी जुमलेबाजी से अवगत हो गए हैं। और मल्लहनी के उपचुनाव में लकी यादव जीतेंगे। अखिलेश यादव जी का सम्मान, समाजवादी पार्टी का सम्मान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और लौटर राम निषाद यहाँ पर आया है तो हमारी भी विशेष जिम्मेदारी है। हम तो निषाद समाज के लोग हैं, हम लोग नाव से पार करने का काम करते हैं ये, लेकिन चुनावी मझधार में जो ये विभिन्न नौकाएं चले उनमें छेद करके हम लोग। ठीक है, आप बोलते हैं कि पिछड़े वर्ग के नेता हैं, तो पिछड़े वर्ग के लिए आप जब 2012 में अखिलेश सरकार थी, तब पिछड़े वर्ग के लिए आप जाति के लेकर हमेशा कहते हैं कि जाति पिछड़ी है, जाति पिछड़ी है, जाति को आगे बढ़ाना है। तो कोई योजना क्यों नहीं लाते हैं? क्यों हमेशा जाति के नाम पर बांटते रहते हैं आप लोग? क्यों ऐसा आरोप लगता है कि हमेशा जाति के नाम पर ही वोट लेते हैं? जाति, जब वोट लेना होता है तब जाति याद आती है, जब काम करना होता है तो केवल अपना काम याद आता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी जातिवादियों की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। लोहिया की विचारधारा, जेपी नारायण की विचारधारा पर आधारित है। जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता, समाजवादी जातिवादी हो नहीं सकता। चाहे माननीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे हों, सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के वो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, समाजवादी विचारधारा एक आपके नजरिए से उच्च विचारधारा है, मानते हैं। लेकिन आप जब सरकार पे रहते हैं तो ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे जो एकदम सबसे निचले वर्ग का व्यक्ति है वो ऊपर उठ सके? ऐसा कोई काम आपको याद है जो समाजवादी सरकार में काम किया गया हो, जिससे निचले वर्ग ऊपर उठा हो और जो उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठकर काम कर रहा हो? हर चीज ऐसा काम क्यों नहीं करते? कोई जनता के बीच जाके जाति 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 के जाति जाति चिल्लाकर
का करिए। इस तरीके से राजनीति करके आप कितने दिन तक सत्ता में बैठ सकते हैं? देखिए, अगर सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई जातिवादी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी नहीं। मैं बता देता हूँ, आप मेरी सवाल तो सुनिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जब समाजवादी पार्टी कहती है कि मैं निचले वर्ग के लोगों को ऊपर उठाना चाहता हूँ, तो जब सत्ता में आती है तो क्यों तब नहीं ये बात आती है, तब क्यों उठाने? अब अखिलेश यादव जी के विचारधारा को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मैं बता दूं। यूपी 100 अखिलेश यादव जी ने शुरू किया। अगर कहीं मार झगड़ा हो गया, कोई सामंती उत्पीड़न हो गया, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती थी। हमारी किसी प्रसव पीड़ा से हमारी माँ बहन तड़पती रहती थी, उन्होंने 102 नंबर एम्बुलेंस की व्यवस्था किया कि एम्बुलेंस 10 मिनट 15 मिनट के अंदर गांव में आती थी और ले जाकर हॉस्पिटल छोड़ती थी, डिलीवरी के बाद घर छोड़ती थी। 108 नंबर की योजना, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, एम्बुलेंस आकर के द्वार पर खड़ी होती थी, हॉस्पिटल तक पहुंचाती थी, इलाज के बाद घर पहुंचाती थी। अखिलेश यादव जी की सरकार ने बेटियों और बेटों, गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए उन्होंने 100% छात्रवृत्ति योजना को लागू किया, शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को लागू किया। 18 लाख बेटे और बेटियों को इंटर पास होने के बाद उन्होंने लैपटॉप का वितरण करके नए तकनीक से जोड़ने का काम किए। मैं अब सच्चाई बता दूं कि हमारे घर में 2 लैपटॉप आज भी चल रहा। अगर अखिलेश यादव जी का लैपटॉप नहीं मिला होता, उन 30,000 रुपया कन्या विद्या धन नहीं मिला होता, शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना नहीं मिली होती, तो लौटर राम की बेटियां आज बीएड, यूपी टेट, सीटेट क्वालिफाई नहीं की होती, आज टीसीएस का भी परीक्षा दे रही है, नेट की परीक्षा दे रही है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू करके समाज के निचले तबके, वंचित वर्गों को उठाने के लिए, किसान मजदूरों, पिछड़े दलितों को के कल्याण के लिए 1-2 नहीं सैकड़ों जो है ऐसे जन कल्याणकारी योजना चलाए। और समाजवादी पार्टी को अगर जातिवादी पार्टी करार दे दिया जाता है तो मैं इसकी काट करता हूं कि अगर 5 हमारे एसपी यादव समाज के हो गए तो हम जातिवादी हो गए। और आज उत्तर प्रदेश में जोगी की सरकार में 46 डीएम और एसपी ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, तो क्या यह रामराज है? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए सबको, लोहार को आर, सुनार को मल्लाह, केवट काछी को, अहिर को, कुर्मी को, काछी को राष्ट्रवाद की फर्जी घुट्टी पिला करके, हिंदुत्व की बात करके हमारे वोट को तो हथियाया, लेकिन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है। शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना से ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को मरहूम करने का काम किया है। इसलिए पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को भाजपा की नीति का आभास हो गया है। वह समय का इंतजार कर रहे हैं कि 2022 का आम चुनाव आए, भाजपा को लटक करके, झटक करके, पटक करके हराएंगे, जोगी को भगाएंगे, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। अखिलेश यादव को आप 2022 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव के साथ हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो भाजपा के बहकावे में आकर के कि सारी नौकरियों का लाभ यादव समाज के लोग ले रहे हैं, सारे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यादव ले रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, लोगों को जनाने का प्रयास भी मैं किया। मैं समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे 16 मार्च 2020 को दिए। मैं कोरोना काल में मैं 37 जिलों का भ्रमण किया और लोगों के बीच में मैं चौपाल लगा करके उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया, सच्चाइयों से अवगत कराने का काम किया। तो लोगों ने महसूस किया कि हम लोग भाजपा के बहकावे में इसलिए आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग योगी को मुख्यमंत्री के रूप में आगे नहीं किए। कहीं यादव के बीच में जाकर यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, निषाद के बीच में गए तो निरंजन ज्योति को मुख्यमंत्री बनाने की बात, लोधी के बीच में गए तो धर्मपाल सिंह लोधी, उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने का, चौहान में गए दारा सिंह चौहान, राजभर में गए ओम प्रकाश राजभर, कुर्मी में गए स्वतंत्र देव सिंह और संतोष गंगवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात किया। और सारी पिछड़ी जातियां जो अपनी अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनाने के लालच में भाजपा के छल कपट में आ गई। और केशव प्रसाद मौर्य को जो सबसे आगे किया गया था, आरएसएस के लोगों ने दिल्ली तलब करके पूछा कि मौर्य जी बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे जौनपुर में, गाजीपुर में, बलिया में एक कहावत कही जाती है कि आ बैल मुझे मार। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उन्हीं से पूछा जा रहा है कि बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनना तो दूर, ऐसा हार्ट अटैक पड़ा कि वह गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। ये भाजपा का वोट लेने के लिए पिछड़े को आगे कर देती है, दलितों को आगे करती है, और जब सत्ता पा जाती है तो पिछड़ों दलितों को लतियाने का, शासन सत्ता का दुरुपयोग करके अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र करती है। आरक्षण, लोकतंत्र और संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए पिछड़ा दलित वर्ग का बुद्धिजीवी समझ रहा, अपने लोगों को समझा रहा।
चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई मार काट, ये सब जो सत्ता सरकार जो आती है अपना काम करती है, वो अखिलेश सरकार में भी होते थे, बीजेपी में भी हो रहा है। लेकिन अखिलेश सरकार जब कोरोना काल था, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे वो कोरोना काल पे सोशल मीडिया के माध्यम से ही जनता से जुड़े थे। क्यों वो फील्ड में उतरने का काम आखिर क्यों नहीं किए? क्या उनको ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा काम था, जनता से ज्यादा कौन सा काम था कि वो फील्ड में उतरना उचित नहीं समझे? उसके बाद हाथरस कांड हुआ, उस पर भी अखिलेश यादव का कोई बयान तो बहुत सोशल मीडिया द्वारा ट्वीट किया गया, लेकिन कभी फील्ड में उतरे नहीं। तो इससे जनता, बहुत सारे समाजवादी जो अपने समाजवादी विचारधारा को मानते थे वो कटते चले गए। तो उसका घाटा या उसका खामियाजा तो मल्लानी सीट पर भी कई जगह देखने को मिला। फील्ड गांव कवर किए तो वहां पे देखने को मिला। तो इसका खामियाजा 2022 में कितना झेलने को मिलेगा आपको? चाहे हाथरस कांड की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, मैं अखिलेश यादव की ही मैं बात बता रहा हूँ। कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ, भाजपा के लोगों ने जो ओबीसी की जातिगत जनगणना की बात की जा रही, मैं मेरी बात मेरी अखिलेश यादव की बात बता रहा हूँ। अखिलेश यादव लौटाराम निषाद में कोई अंतर नहीं, वो हमारे नेता है, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। कोरोना काल में जितने लोग बंबई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, लुधियाना से, दिल्ली से मदद करने का काम, जितने लोग उस समय एक्सीडेंट में मरे, चाहे भूख प्यास से मरे, उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया माननीय अखिलेश यादव जी ने उस परिवार को देने का काम किया। हमारे लोगों ने, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राशन बांटने में, भोजन का वितरण करने में, पानी दिलवाने में, दवा कराने में, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया उसका 1/10% भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो कुछ नहीं किया। हाथरस घटना की बात करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी के नेतृत्व में 10 सदस्य अखिलेश यादव बेटी का एडमिशन कराने गए थे। एक परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। प्रदेश से ज्यादा बेटी जरूरत थी इस समय, वो चले गए थे पहले, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया रह चुके हैं, उनके पिताजी 3 बार मुखिया रह चुके हैं। तो प्रदेश की जिम्मेदारी ज्यादा उचित थी या पर्सनल काम ज्यादा उचित था? क्या वहाँ पर नरेंद्र मोदी आए? क्या वहाँ योगी आदित्यनाथ गए? क्या केशव प्रसाद मौर्य गए? हमारे नेता पर ही उंगली क्यों उठा रहे? हमारा प्रदेश अध्यक्ष गया, हमारे 5 MLC गए। उंगली इसलिए उठती है कि वो केवल अखिलेश यादव को उठेगी। मेरी बात सुनिए, वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है विपक्ष के नेता। तो क्या नहीं, हमारी पार्टी ने वहां पर हाथरस के मामले को लेकर के जितनी तेजी से, जितनी मजबूती से लड़ने का काम किया, जोगी का पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन जो है, हमारे विपक्ष के कार्यकर्ताओं को पर लाठियां भाजने का ही काम किया। हमारे भी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 MLC गए, बड़े नेता गए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जोगी के इशारे पर पुलिस वालों ने लाठी बरसाने का काम किया। समाजवादी पार्टी गरीब गुरबा समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके अन्याय और अत्याचार के विरोध में लाठी डंडा लेकर के आज से नहीं, समाज सोशलिस्ट पार्टी का जब से 1932 से गठन हुआ है, ये समाजवादी लोग झुकना नहीं जानते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने में विश्वास करते हैं। सोशल मीडिया माध्यम, सोशल मीडिया और क्या, कौन क्या करा? सोशल मीडिया कैसी बात आप कर रहे हैं? लौटाराम निषाद कोरोना पीरियड में जिन जिले में हत्या हुई थी, जो समण समाज के द्वारा, सामंतियों के द्वारा, मैं जौनपुर में यादव भाई की हत्या हुई थी, बदलापुर क्षेत्र में लौटाराम निषाद आया, नेहा के साथ सेवा में बलात्कार के बाद हत्या सामंती जाति के लोगों ने किया, वहां पर लौटाराम आया। हर जगह जो है, जहां भी पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मिलकर के सहानुभूति जताने का, सहयोग देने का, दिलाने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब यह हो कि अखिलेश यादव घर घर घूमे तो कहाँ संभव? जब घर घर घूमने के संभव तो नहीं है, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो वो अपने आप को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, और वो है भी उत्तर प्रदेश के सबसे है, देश के सबसे बड़े नेता माना, हम तो मानते हैं अखिलेश यादव को, मैं देश का बड़ा नेता। और भविष्य में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे, 2024 के चुनाव में हम लोग मेहनत करेंगे कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री के रूप में। पहले तो आप 2022 उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए, वो किस तरीके से तो जनता चुनेगी, आपके कहने से कुछ नहीं होता है। और रही बात बीजेपी सरकार अच्छे कार्यों का और अच्छे दिन की बात करती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अच्छे दिन क्या आए हैं या नहीं आए हैं? अब इस पर पहला नंबर पर सुन लीजिए, भाजपा का नारा लगाती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन भाजपा के सरकार में बेटियों के साथ डेली जो दलित और पिछड़े वर्ग की, मुसलमान वर्ग की हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है। कुछ घटना कम बता दूं, हाथरस में बलात्कारी कौन था? जोगी की बिरादरी का था। उन्हें बचाने के लिए जो बताइए
कि हमारी बेटी की मौत होती है। हिंदू धर्म है और हिंदू संस्कृति की ये बात करते हैं। 2:45 बजे रात को डीजल और पेट्रोल डाल करके उस लड़की की लाश जलाते हैं। यही बगल में पट्टी गांव है प्रतापगढ़ का, यहाँ का विधायक मोती सिंह जो बराबर बोला है, यह वास्तव में यह उत्तर प्रदेश का गुंडा है। उसने जो है कि कुर्मी बिरादरी के परिवार में उसके इशारे पर सामंती जाति के लोग घर में घुस करके हमारी बहन को अधनंगा करने का काम किए, ब्लाउज फाड़ने का काम किए, और हमारी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर आकर के उस लड़ाई को लड़े, तो हमारे लोगों पर जो है रासुका का मुकदमा लगाया गया है। हमारे शिवाजीत यादव पर 25,000 का, क्योंकि उन्होंने सामंतवाद का विरोध किया, अन्याय का खिलाफ किया, पुलिसिया जोर जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ किया। शिवाजीत यादव और उनके भांजे पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। यह योगी की सरकार डंडे के बल पर और शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके हमारे पिछड़ों को दबाने का काम कर रही है। और जहां तक आपने कहा कि अखिलेश यादव के समय में भी अत्याचार होता था, अत्याचार आज जितना हो रहा है कोई ऐसा दिन बाकी नहीं। लेकिन यह मीडिया जो है ना, अंबानी और अडानी के कब्जे में जो हो गई है, जो बड़े मीडिया घराने हैं, यह हमारे तिल का तार बनाने का काम करते थे। और आज योगी की सरकार में ये तो सोशल मीडिया का कमाल कहिए। आप जैसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो सच्चाई है किसी न किसी रूप में उभर के जनता के सामने आ जा रही है। जिस दिन मतगणना हुई लोकसभा चुनाव की, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी विजय यादव जिला पंचायत सदस्य की हत्या हुई। तो यहाँ शाहगंज में जो है ओम प्रकाश यादव और उमा यादव की हत्या हुई। तीसरे दिन जो है कि ओम प्रकाश यादव की आजमगढ़ में हत्या होती है। तो फिर अखिलेश यादव की फैजाबाद में हत्या होती। 476 हत्याओं का दौर चला जो मीडिया में आया। पुष्पेंद्र यादव की हत्या झांसी में फर्जी इनकाउंटर में किया गया। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी अगर सहानुभूति जताने उस परिवार के पास गए तो जोगी ने हमारे नेता को जातिवादी करार दिया। हम कहते अखिलेश यादव जी द्वार करने चले गए तो जातिवादी हो गए। विवेक तिवारी जो दारू पी करके गोमती नगर के पास इलाके में अपनी प्रेमिका से नंगा होकर के वह अय्यासी कर रहा था, और उन्होंने पुलिस वालों ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया। आत्मरक्षा पुलिस वालों ने गोली चलाया। दुर्भाग्य से कहिए कि वह दोनों पिछड़ी जाति के, एक निषाद था, एक गुजर बिरादरी का था, तो उनको नौकरी से बर्खास्त करके 302 का मुकदमा कायम किया गया। विवेक तिवारी की पत्नी को 40 लाख रुपया नगद, करोड़ों का मकान, क्लास 2 की पीआरओ की नौकरी देने का काम किया गया। जब हिंदू समाज पार्टी के नेता अध्यक्ष महेंद्र तिवारी की हत्या होती है, सीतापुर वाले के 3.5, उसकी मां चिल्ला रही है कि भाजपा के लोगों ने मेरे बेटे की हत्या किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन महेंद्र तिवारी के परिवार को 3.5 करोड़ रुपया दे करके उनकी जुबान को बंद करने का काम किया गया। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता था। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, लोहार हो, चाहे कुहार हो, यादव हो, चाहे कुर्मी हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हमारे परिवार के सरकार के समय में ऐसा काम हुआ तो हम लोगों ने उस मृतक के आश्रित परिवार को 10-10 लाख रुपया देने का काम किया। दर्जनों निषादों की हत्या हुई, कश्यप समाज की हत्या हुई। चौधरी लौटर राम निषाद आग्रह करके माननीय अखिलेश यादव से उस पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपया दिलाने का काम किया। हम लोग दिखावा नहीं करते, हम काम में विश्वास करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव का ऐसा कौन सा काम है जो जिस दम पे आप 2022 और मल्लानी चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? आज ये युवा पीढ़ी जो है अपने को लूटी पिटी महसूस कर रही है। अभी शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षकों की भर्ती। बेरोजगारी दर भले से ही भाजपा सरकार में बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। मुझे पता है बढ़िया, और लेकिन अखिलेश सरकार पर भी आरोप लगते आए हैं कि ये एक विशेष वर्ग की पार्टी हो चुकी है। अच्छा, किस तरह से जो है कि जातिवादी पार्टी है, एक जाति की पार्टी है, यादवों की पार्टी है। मैं तो देख रहा हूँ गांव गिराव में, अपने गांव गिराव में देखता हूँ यादव का लड़का 1 बजे रात तक पढ़ता हुआ दिखाई देता है। सुबह भोर में जो है चड्डी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ठाकुर बाबर का पढ़ता है। लेकिन जो गुमराह हुए, जो भाजपा के बहकावे में आए, निषाद का, मल्ला का, लोहार का, कुहार का लड़का 1 बजे रात तक अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सपना चौधरी का नाच, खेसारी लाल और निरहुआ बेईमान की भोजपुरिया नाच देखते हुए दिखाई देते हैं। यादव का लड़का लड़की पढ़ते दिखाई देता है, नंगे पांव चड्डी बनियान पहन करके चट्टी पर, चौराहे पर, खड़ंजा पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है, दंड बैठक और सपाटा करता। तो सीएसएफ में, बीएसएफ में तो जाएगा। अब भाई पुलिस पीएससी में तो यादव भर्ती हो गया। कितने डीएम अखिलेश यादव ने बना दिया, कितने एसडीएम बना दिया। नियमतः चाहे यादव की संख्या भी अधिक है, यादव समाज के लोग कम्पिटेटिव भी हैं,
यादव का लड़का जाकर इलाहाबाद में, दिल्ली में जाकर के लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा है। वो उसकी संख्या 100 है और निषाद का बेटा एक आध दो दिखाई देते हैं। विश्वकर्मा प्रजापति के लड़के उसी तरह कंपटीशन में दिखाई देते हैं जैसे रेगिस्तान में एक आध नीम और बबूल का पेड़ दिखाई देता है। तो यादव मेहनत करता है, यादव आगे बढ़ा है, तो हमारे पिछड़े के लोग वर्ग के लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यादव समाज से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए कि यादव का लड़का इलाहाबाद में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, तो हम भी आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे, हम भी अपने बेटा बेटी को कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। तो निश्चित रूप से जैसे यादव का प्रेजेंटेशन बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कितना भी है, अभी क्लास 1 में पूरे ओबीसी का जो प्रेजेंटेशन है केवल 11.8% है, क्लास 2 में भी 11.6% है, यही 27% भी हमारा आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ। मेरे नेता का कहना, माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर सेंसस 2021 में जातिवार जनगणना नहीं हुई तो हम लोग, हमारी सरकार जब बनेगी, हम जातिवार जनगणना कराएंगे और ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सवर्ण की जितनी जनसंख्या रहेगी उस अनुपात में हम सरकारी योजनाओं का लाभ देने का, सरकारी नौकरियां यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेजेज में, डेंटल कॉलेजेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम प्रवेश में भी उसी अनुपात में आरक्षण देने का काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के पैटर्न पर हम लोग पिछड़े दलित वंचित समाज को समझा करके, उन्हें बुझा करके उन्हें जोड़ने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम। मल्लानी चुनाव के लिए आप क्या कोई रोड मैप तैयार हुआ है? जो मल्लानी के विकास में जो 14 महीने का कार्यकाल होगा जी, लकी यादव यहाँ के प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी ऐसा कौन सा रोड मैप तैयार की है जो मल्लानी के विकास में काम आएगा? देखिए, मल्लानी में विकास के लिए काफी काम करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि यह चुनाव जो हो रहा है सरकार बनाने और बिगाड़ने में इसका कोई नहीं, लेकिन इतना जरूर होगा कि समाजवादी पार्टी अगर जीतती है यहाँ से चुनाव, लकी यादव विधायक बनते हैं, तो हम एक नमूना पैकेज दे देंगे कि पिछड़ा दलित वर्ग अब भाजपा के बहकावे में नहीं आएगा और एक नजीर पेश हो जाएगी कि अब भाजपा की नैया में छेद हो गया है। 2022 में उसकी नैया डूब जाएगी और समाजवादी पार्टी की नैया आगे बढ़ेगी। जो विकास का कर रहे हैं कि आप क्या कार्य योजना बनाए भाई, 14 महीने के 13 महीना के लिए विधायक चुने जाएंगे, विपक्ष में हमारी सरकार है, लेकिन जो विधायक निधि आती है क्षेत्रीय विकास के लिए विधायकों को जो धनराशि मुहैया कराई जाती है उससे जितना अधिक से अधिक, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात हो, चाहे सड़क खरंजे की बात हो, समाजवादी पार्टी के निर्वाचित विधायक अगर लकी यादव होंगे तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। जिम्मेदारी तो लौटाराम निषाद की भी बड़ी है, हमारी भी बड़ी है, जो प्रचार कार्य में जुटे हैं और जनता के जो शिकायतें आई हैं हम लोग उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टक्कर किसकी ज्यादा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के टक्कर में कोई नहीं है। यह मीडिया केवल एक भ्रम फैलाने का काम करे कि फलाना वो हो रहा है, और जिस व्यक्ति को ये दिखा रहे हैं, जिसका तो देख रहे हैं कि असलियत खुल गई। 5 निषादों की हत्या एक व्यक्ति ने कराया, जो यहाँ का दबंग, बाहुबली और बहुत बड़ा गुंडों का गुंडा कहा जाता है। उस व्यक्ति ने 5 निषादों की, 2 मेरे भतीजों की, बेलाव घाट है मुफ्तीगंज के पास, 2 लोगों की हत्या कराया। अपने छत से एक मजदूर बिंद, केवट बिरादरी का बिंद था, उसको छत पर से नीचे गिरा करके मार डाला। 2 निषादों की हत्या परियावा के पास कराया। तो निषाद समाज के लोग भी कुछ समय के लिए गुमराह हो गए थे कि अरे वो तो चिन्नी भिजवा देता है, वो तो टीन से घी भिजवा देता है, साड़ी भिजवा देता है। लेकिन अब हम लोगों के समझाने से निषाद समाज का मल्ला, केवट बिंद समाज का व्यक्ति कहता है, हम लोगों ने भी कह दिया अगर वो घी भेजवावे, सिलेंडर भेजवावे, ले लो, लेकिन जो हमारे 5 भाई भतीजों की हत्या कराया है, 50 पिछड़े दलित वर्ग के लोगों की हत्या कराया है, दहशत फैलाने का, गुंडागर्दी करने का काम किया है, अब उसके बहकावे में नहीं आना है। लोगों ने स्वीकार भी किया है कि धनंजय सिंह से टक्कर है यहाँ पर। अब है कोई निर्दल प्रत्याशी एक है, यहाँ का गुंडा है, बहुत बड़ा माफिया, 5 निषादों का हत्यारा है। उस हत्यारे को और भाजपा को सबक सिखाने का नहीं, टक्कर में तो नहीं है, टक्कर में बहुत दूर है। भाजपा ने एक षड्यंत्र किया है कि हर गांव में 150, 200 वोट हमारे मुसलमानों का, अहिरों का कटवाने का षड्यंत्र जिला प्रशासन ने किया है, लेकिन फिर भी हम वोट बैंक की संख्या में उससे आगे हैं। जनता की रुझानों के आधार पर समाजवादी पार्टी, भाजपा हो चाहे बसपा का प्रत्याशी हो, चाहे वो निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह हो, उनसे बहुत आगे हम निकल चुके हैं। हमसे लड़ाई की टक्कर में, ठीक है 2 नंबर 3 नंबर की लड़ाई में वो रहेंगे। भाजपा को तो यह लग रहा है निश्चित रूप से कि वह तो तीसरे से दूसरे पर आने की स्थिति नहीं है, जो भी जितना भी आखिरी सवाल मेरा ये है
देखिए, भाजपा यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को उतार दी है, मतलब मैदान में उतारी है प्रचार प्रसार करने के लिए, और आपकी केंद्रीय नेतृत्व अभी तक फील्ड में या मैदान पर यहाँ के नहीं आए हैं। तो इसका कितना अभाव या कितना वोट कटेगा, क्या कुछ गणित रहेगा, क्या कुछ बीजेपी यहाँ पर ज्यादा वोट लेने में कामयाब होगी केंद्रीय नेतृत्व के प्रचार प्रसार को लेकर या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कैबिनेट मंत्री को और भाजपा का जो सबसे बड़ा पद होता है संगठन महामंत्री का, सुनील बंसल को भी यहाँ पर शुरू से ही लगाया, तमाम मंत्रियों का वो लगाया। तीनों मुख्यमंत्री भी यहाँ प्रचार प्रसार अभी नौपेड़वा में कार्यक्रम हुआ था। हमारे बिरादरी का भी एक दलाल है, बहेलिया है, जो तीतर बटेर की कहानी सुना करके जो है हमारे समाज को ठगने का, बेचने का काम किया था। डॉक्टर संजय कुमार निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आए थे, लेकिन हजारों की भीड़, लाख व्यवस्था करने के बाद भी हजारों की भीड़ नहीं आई, क्योंकि अब जनता जो है ना, ये 15 लाख देने की बात करते थे कि हमारी सरकार बनेगी, 50 दिन के अंदर स्विस बैंक में जमा, कुछ पतियों का, बड़े बड़े माफियाओं का पैसा हम लाएंगे, हर खाते में 15 लाख डालेंगे। 15 लाख किसके खाते में गया नहीं, बल्कि जनधन का खाता खुलवाया गया 31 करोड़ और 34,000 करोड़ रुपया इस एवज में इकट्ठा किया गया कि एक्टिव कराने के लिए 1,500 रुपया डालना पड़ेगा। और मोदी ने एक नई स्थिति पैदा करके न्यूनतम बैलेंस का कि 3,000 से कम ग्रामीण अंचल के बैंक शाखाओं में और 5,000 महानगरी शाखाओं में से कम होगा तो हर महीने 172 रुपया 50 पैसा कटेगा। हमारी माताएं बहनें लाइन लगाकर जनधन का खाता खुलवाए, हमारे बड़े बुजुर्ग खुलवाए। 15 लाख तो मिला नहीं, बल्कि 1,500 रुपया जो एक्टिवेशन के नाम पर जमा किया गया था, नई नियमावली के तहत उनका खाता शून्य हो गया। भाजपा के लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं। एक तरफ बताइए, किसी थाने का अगर थानाध्यक्ष, चौकी का चौकी इंचार्ज या किसी जिले का डीएम अगर यादव लिखने वाला आ जाता था तो यही भाजपा वाले आरएसएस वाले कहते थे कि यह यादवों की सरकार है, यह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल का रिश्तेदार है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 86 जिलों का डीएम और एसपी, एसएसपी जोगी की बिरादरी, ठाकुर की बिरादरी के हैं। तो क्या यह जातिवाद नहीं है? हमारे 4 अधिक से अधिक एसपी हुए, 5 को डीएम हुए, हम जातिवादी हैं। और जिसके जो है 46 एसपी और डीएम हो गए वो जातिवादी नहीं है। तो क्या पिछड़े अब इतने गूंगे बहरे हो गए हैं, इतने आंख के अंधे हो गए हैं क्या कि नहीं वो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की कार्यशैली क्या थी? अखिलेश यादव ने जनता के हितार्थ, छात्र विद्यार्थियों, नौजवानों के हितार्थ क्या किए? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने 56 लाख समाजवादी पेंशन हमारी माताओं और बहनों को दिया, जोगी की सरकार आते ही बंद कर दिया। हमारे नेता ने कहा है कि 2022 में पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा, समाजवादी विचारधारा के लोगों की मदद से अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो सूद मूल के साथ हम 3,000 रुपया समाजवादी पेंशन देंगे। 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 18 लाख बेटे और बेटियों को इंटर पास होने के बाद उन्होंने लैपटॉप का वितरण किया। इंटर पास बेटियों को 30,000 कन्या विद्या धन दिया। शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना जाति, वर्ग, संप्रदाय के भेदभाव से बाहर जाकर के अखिलेश यादव जी ने किया। तो क्या यह जनता अब नहीं समझ रही है? जिनके बेटे और बेटियों की फीस नहीं वापस हुई, उन्हें वजीफा, छात्रवृत्ति नहीं मिली, वहीं दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला हो, चाहे गौतम सिंह भदौरिया हो, शेखावत, सक्सावत हो, उनके बेटे को मिल रहा है। लेकिन यादव लिखने वाले, निषाद लिखने वाले, वर्मा लिखने वाले, विश्वकर्मा प्रजापति लिखने वाले बेटे और बेटियों को अगर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला, उनकी शुल्क भरपाई नहीं हो रही है, तो क्या वो बच्चे आज जो बीए में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो क्या वह भाजपा के इस दोहरी राजनीति को क्या नहीं समझ रहे हैं? वही बच्चे जो भुक्तभोगी हैं, भाजपा के सरकार के द्वारा प्रताड़ित हैं, अधिकारों से वंचित हैं, सरकारी योजनाओं से मरहूम हैं, वही बच्चे अपने गांव में, गिराव में, पास में, पड़ोस में, घर में, परिवार में लोगों को समझाएंगे कि अखिलेश यादव ही बेहतर है। और दलित वर्ग, जिसको कहा जाता था बसपा का परंपरागत वोटर है, आज मायावती ने जो बयान दे दिया है, लगा है कि भाजपा वालों ने उपराष्ट्रपति बनाने का आश्वासन मायावती को दिया है और मायावती जो है पूरे भाजपा के गिरफ्त में है। आज वो बताइए कि जिसको 0 से हमने 10 तक पहुंचाने का काम किया, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बहन जी जो सीट चाहिए उस पर उंगली रख दीजिए। हमारे अखिलेश यादव जी संबंध, दलित और पिछड़े के संबंधों को मजबूत करने के लिए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के इरादों को मजबूत करने के लिए हमारे नेता ने इतना बड़ा त्याग किया। मायावती ने कहा कि यादव ने हमें वोट नहीं दिया, इस तरह का लांछन लगाया गया। और आज यही मायावती बयान दे रही है भाजपा के संघ के इशारे पर, उपराष्ट्रपति के पद के लालच में, कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम भाजपा के साथ जा सकते हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं है, हम भाजपा के साथ जाएंगे। मल्लानी चुनाव जोरों शोरों से चल रहा है। लोटन राम निषाद जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।
वो काफी दावे और वादे के साथ कह रहे हैं कि मल्लानी चुनाव काफी वोटों से जीत रहे हैं और 2022 में अखिलेश सरकार बन रही है। खैर, अखिलेश सरकार बनेगी या नहीं ये तो जनता तय करेगी। और वादे और दावे जिस तरीके से किए जाते हैं वो बीजेपी भी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। कौन पूरा होगा, कितना जमीनी हकीकत में आएगा, ये तो 2022 में और मल्लानी चुनाव रिजल्ट के आने के बाद जनता ही तय करेगी कि उसका काम हुआ है या नहीं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों से देखने के लिए बने रहिए अब तक अपडेट के साथ। धन्यवाद।